पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच कैसे संबंध निकालते हैं। इस वीडियो में हम तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच संबंध निकाल रहे हैं, जिसका रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब लेंस को हम लोग जल में डुबो देते हैं तो लाइट रे, प्रकाश की किरण जो है वो जल से कांच में जाती है, तब इस तरह के डेरिवेशन का, ऐसे फार्मूलों का यूज होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर तीन माध्यम कौन कौन से। माध्यम 1 वायु, इसके बाद माध्यम नंबर 2 जल, माध्यम नंबर 3 कांच ग्लास, और उसके बाद फिर से वायु है, क्योंकि वायु में अगर कोई चीज़ रखी है तो बाद में वायु आएगी यहाँ पे। तो माध्यम 1 वायु, माध्यम 2 जल, माध्यम 3 कांच और माध्यम 1 फिर से वायु। प्रकाश की किरण, आपतित किरण चलती वायु में क्यों पर टकराती है? अभिलंब डाला, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और विरल सघन, वायु विरल, जल सघन है, वायु सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। बिंदु Q पर आपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R1 है, तो स्नेल के नियम से साइन I1 अपॉन साइन R1 n मीडियम 1 से कहाँ जा रही है? 2 में, तो 2 का अपवर्तनांक 1 के रेस्पेक्ट में। R पर आ जाइए, फिर से मीडियम बदल रहा है। अब जल और कांच, तो जल विरल होगा और कांच कैसा होगा? सघन। फिर से अभिलंब डाला हमने, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर और ज़्यादा झुक जाएगी अपवर्तन के बाद। अगर ये कोण R1 है तो एकांतर होने के कारण ये भी R1 होगा। दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है, और ये कोण क्या हो गया? R2। तो यहाँ स्नेल का नियम लगाते हैं तो आपतित किरण का काम कौन करेगा? QR। तो साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 n। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? जहाँ से रे जा रही है, कहाँ जा रही है? 2 से, और कहाँ पे जा रही है? 3 में, तो 2n3, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रकाश किरण S पर आती है, S पर आती है तो फिर से अभिलंब डाला, क्योंकि माध्यम फिर बदल रहा है। कहाँ जा रही है? सघन से विरल में, देख लीजिए, कांच से वायु में, कांच से वायु में जा रही है, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर देखिए ऊपर वायु था, तो वायु से कांच जल में जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर यहाँ बाहर निकलेगी, तो ये वाला एंगल I1, और एकांतर होने के कारण ये वाला कोण R2। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन R2 अपॉन साइन I1 n, और यहाँ कहाँ जा रही है? तीसरे माध्यम से, पहले माध्यम में तो 3n1। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो सब कैंसिल हो रहे हैं। साइन I1 से साइन I1, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2। 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 क्या हो जाएगा? 1। सबके सिंबल लिख दें अगर, तो पहला माध्यम वायु था तो एयर, दूसरा माध्यम वाटर था W, तीसरा माध्यम ग्लास था तो G, तो AnW इंटू WNG इंटू GNA1। 2n3 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1n2 इंटू 3n1, ये दोनों नीचे चले जाएंगे। 3n1 को हम लोग 1 अपॉन 1n3 लिख सकते हैं, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच संबंध बताया गया था। 3n1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1n3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2n3 हो जाएगा 1n3 अपॉन 1n2। इसी को सिंबल में लिखेंगे तो WNG होगा ANG अपॉन NW। WNG का मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, WNG का मतलब कांच का वायु के सापेक्ष कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये बराबर होगा किसके? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अपॉन जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ANG का फार्मूला हम लोग जानते हैं, C अपॉन VG, ANW का C अपॉन VW, VG कांच में प्रकाश की चाल और VW जल में प्रकाश की चाल। सॉल्व कर लीजिए तो VW अपॉन VG, WNG बराबर जल में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। इसी को तरंगदैर्ध्य के संबंध में लिखें तो लैम्डा W अपॉन लैम्डा G। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर जल में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, या फिर जल में तरंगदैर्ध्य अपॉन कांच में तरंगदैर्ध्य। इसी पर बेसिक न्यूमेरिकल है, जैसा पेपर में आता है अक्सर। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब कांच का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम कहेंगे, जिसे कांच का लिखना है तो ANG और जल का लिखना है तो NW। 4/3 दिया गया कांच का, जल का 3/2। हमें निकालना क्या था? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो WNG, फार्मूला ANG अपॉन NW, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं तो ये आ जाता है 9/8। इस तरह ये तीन माध्यमों के सापेक्ष, तीन माध्यमों में के अपवर्तनांकों के बीच में रिलेशन है।